नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, जो हमने पिछली कक्षा में बात की, तो हमारे जैसे वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल, और उससे पूर्व जो पहले की जो कक्षा थी प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल और जो है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हमने बात की थी जब महाजनपद काल जो थे, क्योंकि वैदिक काल में, जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में खाली किनका उल्लेख होता है? जन का। उत्तर वैदिक काल में ये जन बने, जनपद। जैसे छोटा क्षेत्र है, उस छोटे क्षेत्र को जैसे जन कहा गया, और उस जन में जब उस जन का जब बड़ा रूप हुआ तो वो जनपद हुआ। उसके पश्चात जब बहुत सारे जनपदों को एक साथ शामिल कर लिया तो वो महाजनपद बने। तो महाजनपद काल में बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के जो आविर्भाव हुआ, मतलब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था। कितने? 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। तो और उसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। लेकिन जो जैन धर्म की जो सूची है, भगवती सूत्र की सूची है और अंगुत्तर निकाय की सूची है, इनमें मालवा, जैन ग्रंथ में मालवा और इसमें अवंती और चेदी जनपदों के जो नाम है वो एक समान मिलते हैं। मालवा जैसे मल्ल जनपदों के नाम जो समान मिलते हैं, बाकी के जो सारे इनकी जो दोनों सूची है 16 महाजनपदों की, उनमें दोनों के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में अलग नाम मिलते हैं और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में अलग नाम मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 16 महाजनपद जो थे कौन कौन से थे। और उनकी राजधानियां क्या थी। महाजनपद, तो 16 महाजनपद में अब हम बात करते हैं मगध, अंग, कौशल, काशी, चेदी, कंबोज, गांधार, अस्मक, सूरसेन, पांचाल, बज्जी, मल, अवंती,
मत्स्य, कुरु और वत्स। आदि जो जनपद है, इनका जो 16 महाजनपद है, इनमें सबसे ज्यादा जो जनपद था वो सबसे बड़ा जनपद था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज जो है मगध जनपद की राजधानी थी। बाकी अलग अलग जैसे अंक, मल, कौशल की वाराणसी, काशी, चेदी, सूक्तिमती, कंबोज की हाटक, गांधार की तक्षशिला, अस्मक की पोतन, सूरसेन की मथुरा, पांचाल की जो विधे और बज्जी, ब्राट बज्जी की पांचाल, विधे, बज्जी, वैशाली, मल्ल, अवंती आदि जो जनपद है, 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख होता है। तो ये 16 महाजनपद है। इसके पश्चात जो अब है हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे, तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो इन 16 महाजनपदों में एक जो जनपद है, सारे महाजनपदों में अंग, कौशल, सारे महाजनपदों से एक जनपद निकला, वो था मगध जनपद, जिसकी जो उस जनपद का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा हुआ। तो मगध साम्राज्य के ऊपर ही जब भारत का जो एक कालक्रम है, जैसे लगभग 492 ईसा पूर्व से जब शासन प्रारंभ होता है, उसके पश्चात से लेकर लगभग गुप्त काल तक संपूर्ण समय में मगध साम्राज्य का जो है विस्तार, या मगध साम्राज्य के ऊपर संपूर्ण पूरे भारत की जो है प्रशासनिक या फिर राजनीतिक या फिर जो एक प्रशासन या शासन काल मिलता है, वो गुप्त काल से तक जो है सारा मगध साम्राज्य के इर्द गिर्द भी, या मगध साम्राज्य ही सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बन के उभरा। तो अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य जो है, इस मगध साम्राज्य का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, वेदों में मिलता है मगध का उल्लेख। प्राचीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो जैसे नामकरण में है, तो उनमें वहां पे भी मगध है जो उसका उल्लेख मिलता है। तो जो मगध है, महाभारत के जो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था, तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो बृहद्रथ को माना जाता है। बृहद्रथ को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो जरासंध का पिता था, और वसुदेव बृहद्रथ है जो जरासंध का पिता था, और वसुभेद ऊपरीचर का पुत्र था। कौन? बृहद्रथ, और ये जरासंध का पिता था। तो बृहद्रथ जो है, इसने मगध साम्राज्य की जो प्राचीन जो मगध जो राजवंश है उसकी नींव डाली, और उसके पश्चात में जो है जरासंध का नाम हम महाभारत में भी देखते हैं। तो स्पष्ट है कि महाभारत में भी मगध साम्राज्य का जो है उल्लेख होता है। उसके पश्चात में मगध साम्राज्य में जरासंध के पश्चात जो अंतिम जो शासक था
प्राचीन मगध राजवंश का वो रिपुंजय था। प्राचीन जो मगध राजवंश है उसका जो शासक है रिपुंजय था। इसके अलावा जो मगध जो साम्राज्य है वहाँ पर रिपुंजय ने भी शासन किया था। उसके पश्चात जो नया जो मगध राजवंश है उस राजवंश की जो स्थापना है उसका श्रेय जाता है, जो नए मगध राजवंश की जो स्थापना है उसका श्रेय जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार को जाता है जिन्होंने 544 से 492 ईसा पूर्व, जिनका जो कालक्रम है 492 से 544 से 492 ईस्वी पूर्व है। तथा बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया और इन्होंने गिरिब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। यह है राजधानी किसकी? मगध की राजधानी। बिंबिसार के समय ही सबसे जो महत्वपूर्ण है, उसी समय भारत में दो नए धर्मों का, बिंबिसार के कालक्रम जो शासन काल था उसी समय भारत में दो नए जो है महान जो धर्म है उन धर्मों का उदय हुआ। उनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पाँच 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ और 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईस्वी पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और 72 वर्ष जो है जैसे 68, 400 और 78 ईस्वी पूर्व में जो है जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। उसके पश्चात हम बात करते हैं बिंबिसार ने जो नए धर्मों को तो प्रश्रय दिया ही था। बिंबिसार के समय ही जो है ये नए धर्म जो है दोनों फले फूले, क्योंकि बिंबिसार भी खुद जो है जैन धर्म का जो महावीर स्वामी है उनके जो वैशाली के जो राजा थे चेलन्ना, उनकी बहन से भी इन्होंने बिंबिसार ने जो है शादी की थी। तो बिंबिसार ने अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार, जो साम्राज्य विस्तार में आता है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार, युद्ध नीति से इस प्रकार जो है बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया। उसके पश्चात बिंबिसार ने वैशाली के इन्होंने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए प्रसेनजीत की बहन जो है महाकोसला से, वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से, इसके अलावा मध्य देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। और इस प्रकार इनके जो वैवाहिक संबंध है
तो इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा जो इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, तो जो है उल्लेख होता है इतिहास में, जैसे 3 विवाह किए। तो सबसे पहले इन्होंने विवाह किया प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ में, जिससे इनको काशी गांव, जो अपने आप में काशी जो वाराणसी है वो अपने आप में जो सबसे ज़्यादा जो पैदा देने वाला या फिर सबसे ज़्यादा राजस्व की जो प्राप्ति होने वाला गांव था, तो काशी गांव इनको दहेज में प्राप्त हुआ। वैशाली के जो उस समय का जो सबसे बड़ा जो है, जैसे महाजनपद है तो महाजनपदों की सूची में गणतंत्र सूची आती है, तो उसमें वैशाली के अधीन जो है 8 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख होता है। तो उसमें इससे स्पष्ट है कि वैशाली उस समय का जो है सबसे बड़ा जो है जो जनपद था। तो उस जनपद के साथ में भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मध्य प्रदेश के जो राजकुमारी थी क्षेमा, जो पंजाब में है, तो उन राजकुमारी के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इन्होंने अंग राजा को पराजित किया। अंग के राजा है जो उनको पराजित किया। इसके अलावा इनका जो वैद्य था जीवक, तो जीवक की सहायता से, इनके वैद्य जीवक की सहायता से अवंती के जो राजा थे उनको पांडु रोग हो गया। अवंती के राजा को पांडु रोग होने पर इन्होंने वैद्य जीवक को वहां भेजा, और अवंती के राजा ने उन्होंने पांडु रोग का जो है इनके वैद्य जीवक ने इलाज किया। तो उससे जो अवंती के राजा है वो प्रसन्न हुए और उन्होंने भी बिंबिसार को कुछ क्षेत्र प्रदान किया, और जिससे बिंबिसार ने एक मगध साम्राज्य का जो अपना जो एक प्रारंभिक होता है कि भाई जो प्रारंभिक शासक है, उस प्रारंभिक जो शासक के समय ही बिंबिसार ने अपने जो शासन के प्रारंभिक दौर में जो पहला ही शासक है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया, जो आगे ही स्पष्ट हो गया कि मगध आगे भारत की राजधानी, मतलब भारत की राजनीति और भारत की जो पूरी जो एक भौगोलिक जो माने तो पूरे भौगोलिक जो क्षेत्र पे कब्जा करने वाला मगध बन गया। तो बिंबिसार ने, लेकिन बिंबिसार की जो हत्या, बिंबिसार का जो की मृत्यु हुई कैसे, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जिसने बिंबिसार को मार दिया, तो इसको क्या कहते हैं, अजातशत्रु को पितृ हंता, मतलब पिता की हत्या करने वाला अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। बिंबिसार का जो नाम है वो क्षेत्रोजस मिलता है, क्योंकि इसने अपने क्षेत्र का जो है अपनी प्रतिष्ठा से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, तो बिंबिसार का जो नाम है इतिहास में क्षेत्रोदस भी मिलता है। इसके पश्चात 492 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता की जो हत्या करके मगध पर जो शासक कौन बना, अजातशत्रु। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु, तो बिंबिसार के जो पश्चात है शासक बना अजातशत्रु। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अजातशत्रु जिनका कालक्रम है अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 492 से 460 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु शासक बना, तो अजातशत्रु सीधी सी बात है अपने पिता की हत्या करके शासक बना, तो अपने पिता की नीतियों पे तो चलने वाला था नहीं, क्योंकि जब खुद ही अपना पिता की जो हत्या कर सकता है तो अपने पिता की नीतियों पर चलने वाला नहीं था। लेकिन अजातशत्रु ने जो विवाह किया वो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से।
प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ में इन्होंने विवाद किया, तथा इन्होंने जो बज्जी संघ था जो शक्तिशाली था, तो बज्जी संघ में इन्होंने अपने मंत्री, बज्जी संघ में जो है अपने मंत्री हैं, इनका मंत्री था बत्सकार। बज्जी संघ में जो इन्होंने फूट डलवाई, क्योंकि इनको लगता था कि मगध से ज़्यादा शक्तिशाली एक समय ऐसा आएगा बज्जी बन जाएगा, तो बज्जी संघ में अपने जो मंत्री था बत्सकार, इन बत्सकार की सहायता से इन्होंने फूट डलवाई तथा गुप्त चरों को भेजकर बज्जी संघ में इन्होंने फूट डालने का कार्य किया। इन्होंने जो इनका जो नाम मिलता है, वैसे अजातशत्रु को इतिहास में कुणिक भी कहा जाता है, कुणिक भी इनका नाम है जो मिलता है। इन्होंने दो नए जो हथियार, एग्जामों में आता है, दो नए हथियार रथमूसल और शिलाकंटक, रथमूसल और शिलाकंटक नामक दो नए हथियारों का जो है उल्लेख जो है मिलता है कि अजातशत्रु अपनी युद्ध नीति में दो हथियारों का मिलता है। इन्होंने इन हथियारों के माध्यम से वैशाली पर अपना जो है अधिकार है वो जमा लिया, और इन्हीं की जो शासन का जो 8वां वर्ष था, जब शासन का 8वां वर्ष था, उस शासन के 8वें वर्ष में जो महात्मा बुद्ध है उनको महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में जो है प्राप्त हुआ। किसको? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण है जो बौद्ध ग्रंथ में कहते हैं मृत्यु को, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु के समय में जो 4 बौद्ध संगति है वो मिलती है, तो अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई। इसके पश्चात जो है इन्होंने, इसके पश्चात जो अजातशत्रु ने जो कार्य किया, अपने पिता की हत्या की, तो अजातशत्रु की भी जो हत्या है इनके बेटे उदयन द्वारा की गई। तो उदयन को भी इतिहास में क्या कहा जाता है? पितृहंता। तो जैसे वो बदला हुआ, जैसे अब जो कहते हैं भाई कि जो बाप करेगा वो बेटा करेगा, तो जो अपने पिता की हत्या की अजातशत्रु ने, तो अजातशत्रु की हत्या की उदयन ने, तो उदयन को इतिहास में भी पितृहंता कहा जाता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं उदयन की। तो उदयन का जो शासन काल है वो उदयन का शासनकाल है 460 से 444 ईस्वी पूर्व। इनका सबसे मुख्य कार्य था गंगा और सोन नदी, गंगा व सोन नदी के तट पर, सोन नदी तट पर इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो वर्तमान में पटना, जो बिहार की राजधानी है, नाम से जाना जाता है। तो गंगा और सोन नदी के तट पर इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी को जो यहाँ परिवर्तित किया। और यह जो है जैन धर्म के मताहीन थे, जैन धर्म को का जो है मतानुयायी था, जैन धर्म मतानुयायी था उदयन। इसके पश्चात जो है अंतिम जो शासक है, अंतिम जो शासक है उसकी हत्या, जो अंतिम शासक है उसकी हत्या करके एक नए राजवंश का, जो पहले जो वंश चला, जैसे 3 राजा हुए, तो अंतिम जो राजा है उसकी हत्या करके फिर एक नए राजवंश, जिसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने। तो मगध पर शिशुनाग जो है, शिशुनाग राजवंश की जो है, इसके पश्चात जो है शिशुनाग राजवंश, प्रारंभिक जो बिंबिसार वाला है वो हर्यक राजवंश है। हर्यक राजवंश के बाद में जो आता है
जिसका हर्यक राजवंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार है। बिंबिसार है। शिशुनाग राजवंश है, उसका संस्थापक है शिशुनाग। इसके बाद नंदवंश, नंदवंश आता है, तो नंदवंश का है महापद्म नंद। महापद्म नंद है वो संस्थापक है, जो शूद्र थे। नंदवंश के जो लोग थे वो शूद्र थे। तो हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश का जो शासक था क्या नाम है, शिशुनाग था। और इसके पश्चात शिशुनाग के जो था के पुत्र था जो शिशुनाग का कालाशोक, उनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। कालाशोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई। उसके पश्चात जो है नंदवंश के जो संस्थापक है महापद्म नंद, इन्होंने जो है परम भागवत महाराजा ऐसी जो बड़ी बड़ी उपाधियां ली। और ये जो नंदवंश थे वो नंदवंश को शूद्रवंश कहा गया है। इसके पश्चात नंदवंश के बाद में अब हम बात करते हैं, अब जो हम कल की जो कक्षा है उसमें बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा क्योंकि जो महाजनपद के समय में जो एक हुए दो नए धर्म, अब हम बात करेंगे कल। हमारे जो नए टॉपिक हैं उन पे एक जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म। तो अब हमने आज बात की हमने आज बात की कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और महाजनपद काल। तो अब मैं एक बार बताता हूं कि जो मगध जो साम्राज्य है, मगध साम्राज्य है, उस पे हम बात करते हैं। तो हमारे आज के जो टॉपिक है इन पे बात करते हैं। तो अब हमने बात की मगध साम्राज्य और महाजनपद। तो हमने बात की कि मगध साम्राज्य और महाजनपद। तो महाजनपद में हमने बताया कि 16 महाजनपद थे, जिनका उल्लेख जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों में इन जनपदों का उल्लेख मिलता है कि दोनों ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जनपदों की संख्या 16 थी। जो लगभग जो जनपद थे, जो जनपद बने हुए थे वो लगभग जो 16 महाजनपद थे। तो महाजनपद थे 16, उल्लेख होता है बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ, अंगुतर निकाय और जैन, भगवती सूत्र में होता है। तो अब हम 16 महाजनपदों का जब बात करते हैं तो 16 महाजनपद जो है लगभग हमारे जो भारतीय जो क्षेत्र है, लगभग इस क्षेत्र में मतलब उत्तर पश्चिमी और इस भारत के इस छोर में जो सारे महाजनपद है 16 यहां मिलते हैं। कुछ जनपद पश्चिमी भाग में थे। एक जो अंतिम जनपद था जो अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर था, जो एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में था। बाकी के जो है जनपद है जैसे मगध है यहाँ था, तो पूर्वी भारत में भी जनपद मिलते हैं। तो और कुछ जनपदों का जो है, तो इससे ज्ञात होता है कि भारत के जो पहले जो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे, आर्य लोगों का निवास स्थान था, मूल यहीं तक सिमटा हुआ था। अब वो अलग अलग जगह पर बन गए और उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों का जो है विकास किया। अब उसी जनपदों में से एक जनपद जो है मगध साम्राज्य, जिसका जो है उल्लेख होता है। तो मगध साम्राज्य की जो हम बात करते हैं तो मगध साम्राज्य पे जो प्रारंभिक है 3 राजवंशों ने शासन किया। तो 3 राजवंशों में है हर्यक वंश, और उसके बाद में शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद में है नंदवंश। नंदवंश का जो है अंतिम शासक है घनानंद, जिन्होंने कौटिल्य का अपमान किया। और घनानंद को जो मारकर फिर है चंद्रगुप्त है शासक बना, और चंद्रगुप्त ने एक नए राजवंश की नींव डाली जो है मौर्य वंश, जो जिसके बाद भारत का जो केंद्रीकरण जो नीति है भारत की केंद्रीकरण, क्योंकि भारत पर एक जो शासन या फिर भारत पर एक हम बात करते हैं जैसे ऐतिहासिक रूप से
कि भारत का जो पूरा इतिहास का जो ऐतिहासिक जो कालक्रम चालू होता है वो पुरानी है, लेकिन ऐतिहासिक जो कालक्रम भारत का जो प्रारंभ होता है वो घनानंद के समय से जो है, घनानंद की मृत्यु के बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक बनता है, क्योंकि ऐतिहासिक घटना, क्योंकि जितने भी ग्रंथ या जो भी चीजें लिखी गई मौर्य काल में जो लिखी गई, जो पुराने जो नाटक थे या फिर पुराने थे तो वो वहां पर लिखे गए। फिर उसके बाद में इसी चंद्रगुप्त वंश के बाद में जो है एक जो विकेंद्रीकरण का जो केंद्रीकरण व्यवस्था थी उसका विकेंद्रीकरण, या फिर बोले तो एक समय आता है जिसमें भारत के हर क्षेत्र में या फिर विदेशी आक्रमणकारियों भी जो भारत में आए, तो उससे भारत की जो थोड़ी एक राजनीतिक एकता है वो टूटने के कगार पे थी। उस राजनीतिक एकता के टूटने के कगार पे वापस जो है मगध साम्राज्य का जो दोबारा अगर माने जाए तो मगध साम्राज्य पर दोबारा जो उत्कर्ष जो होता है मौर्य काल के बाद में गुप्त काल में होता है, जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और बाकी का जो इतिहास का जो ऐतिहासिक जो भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि अब हम बात करते हैं कि भारत का जैसे इतिहास कालक्रम है तो सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो तो एक सभ्यता है, तो वहां से कोई लिखित स्रोत नहीं मिलते। वैदिक काल का भी है जो लिखित स्रोत नहीं मिलता, वेद है लेकिन वो लिखित में नहीं थे, वो श्रुति साहित्य है कि आपने बोला किसी ने सुना तो श्रुति साहित्य माना जाता है। तो साहित्य के अनुसार या फिर एक लेखन के अनुसार जो प्रारंभ होता है भारत का जो कालक्रम वो मौर्य वंश के काल से, क्योंकि भारत में जो सिक्के, सोने, चांदी, धातु का भी जो एक पूर्ण रूप से जो चीजें मिलती है वो मौर्य काल में प्रारंभ होता है। अब हम बात करेंगे कल की कक्षा में हमारे जो है जैन धर्म के बारे में।